जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे आधुनिक इतिहास के सीरीज का 26वां वीडियो है और आज का टॉपिक है सामाजिक सुधार आंदोलनों का प्रभाव। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने सामाजिक सुधार के लिए जो जो उठाए गए थे कदम उसका अध्ययन किया था और देखा था कि कौन कौन से हमारे समाज में बुराई है, उसके लिए क्या कानून बनाया गया, उसके सुधार के लिए कौन कौन सी संस्थाएँ आगे आई, कौन से महापुरुष, कौन से व्यक्ति उस सुधार में क्या योगदान दिए, इसका अध्ययन किया था। और जो सामाजिक सुधार किया गया था, आज हम लोग उस लेक्चर में उसका प्रभाव का अध्ययन करेंगे कि देखेंगे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है हमारे समाज पर या नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं सामाजिक सुधार के प्रभाव। सामाजिक सुधार आंदोलन से हमें शुरू से लेकर अंत तक समाज की स्थिति की जानकारी हो जाती है। जैसे कि हमारी समाज या संस्कृति की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से मानी जाती है। वहाँ से हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे सभ्यताओं का विकास होता है, धीरे धीरे समाज विकसित होते हैं, राज्य विकसित होते हैं। तो अब धीरे धीरे देखेंगे कि जो भी समाज या राज्य विकसित हो रहे हैं, उसके बाद उसमें विकार आता है। उस विकारों को दूर करने के लिए क्या क्या उठाए गए कदम थे, वहीं हम लोग सामाजिक सुधार के अंतर्गत देखेंगे। तो प्राचीन काल में हम लोगों ने सामाजिक सुधार में देखा था कि ब्राह्मण धर्म के विरोध में, यानी कि उत्तर वैदिक काल में हमारे जो हिंदू धर्म था उसमें बुराइयां आ गई थी, उसमें कुरीतियां आ गई थी। उस धर्म के विरोध में बहुत सारे भौतिकवादी दर्शन आए हुए थे। वहीं पर मध्यकाल में देखेंगे कि हमारा जो समय है वो डार्क एज में पहुंच जाता है और हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां रहती है, जिसको दूर करने के लिए भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन सामने आते हैं। और फिर 19वीं शताब्दी में हम लोग ने इससे पहले वाले अध्याय में देखा था कि 19वीं शताब्दी के दौरान बहुत सारी हमारे समाज में बुराइयां थी, उसको दूर करने के लिए ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, आर्य समाज, उसके बाद अन्य महापुरुषों ने अपना योगदान दिया, जिसमें यंग बंगाली आंदोलन आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद प्रार्थना समाज, उसके बाद देखेंगे पारसी धर्म में सुधार होता है, सिंह सभा बनती है। तो इन सब माध्यमों से सामाजिक सुधार किए जाते हैं। तो हम लोग शुरू से देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर टिल अभी तक का हम लोग अपने समाज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इन आंदोलनों की मदद से, इन सामाजिक सुधार की मदद से। क्योंकि समाज में सुधार किया जा रहा है, यानी कि पहले समाज भी का निर्माण हुआ, उसके बाद उसमें डेवलपमेंट हो रहा था। डेवलपमेंट के दौरान फिर देखेंगे कि उसमें विकार आता है और उस विकार को दूर करने के लिए फिर से आपको उसमें सुधार करना होगा। तो इसीलिए कह रहे हैं ना कि हम लोग अपने समाज की जानकारी शुरू से लेकर अंत तक देख सकते हैं, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक के हम लोग चीज़ों को जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे जो संस्कृति को समझने के दौरान हम लोग अभी देख रहे हैं कि शुरू से लेकर अभी तक हम अपनी संस्कृति को समझ रहे थे। इससे हम अपने लोगों की मानसिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हम लोग शुरू से देख रहे थे कि हमारे समाज में कैसे विकास हो रहा है। विकास के दौरान मनुष्य की मानसिक संरचना में बदलाव आ रहा है, मनुष्य का मानसिक संरचना में विकास हो रहा है। फिर उसमें कुरीतियाँ आती है, बुराई आती है, तो फिर डाउनफॉल होता है, तो वहाँ भी मानसिक संरचना को समझने को मौका मिलेगा। फिर उसके बाद सुधार आता है। सुधार के बाद क्या क्या क्रांतिकारी परिवर्तन आते हैं, मानसिक में भी, समाज में भी। तो उन सब चीज़ों को समझने में हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलता है इन सामाजिक सुधार आंदोलनों के मदद से, क्योंकि हम लोग अपनी संस्कृति को समझ रहे होते हैं और संस्कृति को समझने के दौरान हम अपनी मानसिक संरचना के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते रहते हैं। उसके बाद देखेंगे 19वीं शताब्दी का आंदोलन बहुत ज़्यादा बृहद था, माने कि प्राचीन और मध्यकाल में जो भी आंदोलन हुए सामाजिक सुधार वाले वो भी था, लेकिन बट ये उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा बृहद था। हमारी वर्तमान स्थिति का बहुत कुछ इस आंदोलन की देन है। जो अभी हम लोग 21 सेंचुरी में रहे हैं, इस आंदोलन की देन है, ठीक है ना। हमारा मानस इसी आंदोलन के देन है। संविधान में जो तत्व शामिल किए गए, जीवन के जो भी तत्व शामिल किए गए संविधान में, उसकी पृष्ठभूमि यही आंदोलन तैयार करते हैं। जो भी हम लोग राजनीतिक और सामाजिक तत्व लिए थे, ये इस आंदोलनों से हम अपने संविधान में, इसकी पृष्ठभूमि कौन तैयार करता है? सामाजिक सुधार आंदोलन। ये भी इन्हीं आंदोलन से उपजे हुए हैं। जो संवैधानिक मूल है अब इसी आंदोलन से उपजे हुए हैं। ये आंदोलन एक तरह से संविधान की पृष्ठभूमि तैयार करती है। 1829 AD में ये सामाजिक सुधार की शुरुआत होती है ब्रह्म समाज से, और टिल 1947 तक, आज़ादी तक कुछ ना कुछ रिफॉर्म होते ही रहता है। यानी कि 120 वर्षों का समय लगा संवैधानिक पृष्ठभूमि को तैयार करने के लिए। और इस दौरान जो भी मूल्य उत्पन्न हुए, सकारात्मक मूल्य थे, अब हम लोगों ने अपने संविधान में शामिल किए।
सामाजिक सुधार आंदोलनों के मूल्य का संविधान में शामिल किया गया और उसके प्रति हम लोग आज संकल्प और विश्वास भी व्यक्त करते हैं। और सामाजिक सुधार आंदोलनों से बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती है, बहुत सारा ज्ञान होता है। उसी ज्ञान की पृष्ठभूमि हम लोग अपने राष्ट्र, समाज, लोगों के संबंध में, अर्थव्यवस्था के संबंध में, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक स्थिति के प्रति समझ विकसित करते हैं। इसकी जबरदस्त प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का समझ हम लोग विकसित करते हैं, जिसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। भले ही प्रत्यक्ष रूप से ना हो, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारे अंदर क्या क्या वो बदलाव लाता है। अप्रत्यक्ष रूप से होने के कारण हम पकड़ नहीं पाते, परंतु उसका प्रभाव हमारी कार्यप्रणाली पर होता है, सोचने समझने की क्षमता पर होता है। यानी कि सामाजिक सुधार आंदोलन के दौरान बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई थी। उसके अलावा हम लोग राष्ट्र, समाज, लोगों के बारे में समझते हैं, अर्थव्यवस्था के संबंध में समझते हैं, सांस्कृतिक, राजनीतिक स्थितियों को समझ विकसित करते हैं। ये सारी समझ जो है अप्रत्यक्ष रूप से होती है। ये अप्रत्यक्ष रूप से हमारी कार्यप्रणाली में शामिल हो जाती है जो समझ है। और सोचने समझने की क्षमता को ये हमारे निर्णय के तौर तरीकों को भी बदलता है। हमारी सफलता और असफलता का निर्धारण बहुत कुछ ये चीज़ें निर्धारित कर देती है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। आइए सबसे पहले हम लोग सामाजिक सुधार आंदोलन का विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करने का फ़ायदा होगा कि इसके लिए हम लोग योजना बनाएंगे। इस विश्लेषण में क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग योजना बनाते हैं, इसको लागू करने के लिए नीति बनाते हैं, जो हम लोग विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण करके देखेंगे कि इसको कैसे सफल बनाया जाए, तो उसके लिए योजना बनाएंगे। उसके लागू करने के लिए नीति बनाएंगे, फिर योजना को लागू करते हैं। लागू करने के बाद हम लोग परिणाम का विश्लेषण करते हैं कि परिणाम पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। इससे क्या होगा कि हमारे अंदर दूरदर्शिता विकसित होगी। इसलिए करेंगे सामाजिक सुधार के आंदोलनों के प्रभाव में हम लोग सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव और इसकी सीमाओं का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सकारात्मक प्रभाव क्या होता है। ठीक है ना। तो सकारात्मक प्रभाव के अंतर्गत इसके कारण हमारे समाज में आधुनिक चेतना का विस्तार हुआ और विकास हुआ। आज जितने भी सामाजिक सुधार संगठन थे, उस समय जितने भी सामाजिक सुधार संगठन थे, उनका मुख्य सार, उनका मुख्य उद्देश्य आधुनिक चेतना का विकास ही करना था। आधुनिक चेतना से सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक बुराइयां अपने आप दूर हो जाएगी। उनका मुख्य कहना था कि यही कि आधुनिक चेतना से सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक जितनी भी बुराइयां हैं वो समाप्त हो जाएंगी। आधुनिक चेतना का मतलब यूरोप की आधुनिक चेतना, ठीक है ना। लेकिन मध्ययुगीन चेतना से मुक्ति पाना। ब्रह्म समाज ने आधुनिक चेतना के लिए बहुत बड़ा काम किया। उसके लिए एक बहुत बड़ी व्यापक सूची थी। आधुनिक चेतना से हमारे लोगों में क्या हो गया कि तर्क की प्रधानता आ गई, बुद्धिवाद का उदय हुआ, भारतीय मानस सोचने एवं विचार करने की शुरुआत की। और जो हमारा राज्य है धर्मनिरपेक्ष स्वरूप लिए हुए आज मौजूद है, इसी की देन है, आधुनिक चेतना का ही देन है। सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रभाव ऐसा रहा कि बहुत सारे हमारे अंदर व्यक्तिगत रूप से और समाज में मूल्य विकसित हुए थे। आइए देखते हैं कौन कौन से मूल्य विकसित हुए थे। स्वतंत्रता के प्रति मन में विचार पैदा हुआ, यानी कि स्वतंत्रता का मूल्य हमारे मन में विकसित हुआ। इससे देश का एकीकरण की प्रक्रिया शुरुआत हो गई। सभी व्यक्ति के अंदर स्वतंत्रता का मूल्य उत्पन्न होने लगा। इससे क्या हो गया कि उनके अंदर ये विश्वास हो गया कि हमारा देश जो है गुलाम है, हमारा जो देश है एक का दुश्मन जो है अंग्रेज है, तो उससे स्वतंत्र होने का भाव अंदर से पैदा होने लगा। इससे देश के एकीकरण की प्रक्रिया शुरुआत हो गई। राजनीतिक, मानसिक तथा जातिगत बंधनों से मुक्ति, सांस्कृतिक और धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जाने लगी। यहाँ से समानता के मूल्यों में विकास होने लगा। उसके बाद भौतिक स्थितियों को देखें तो रेल ने पूरे देश को जोड़ा। उसके बाद भारतीय न्यायपालिका में समानता के आदर्श विकसित हुए। उसके बाद राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रणाली समानता के भाव को विकसित करने में बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया। उसके बाद मानवतावाद के तत्व आते हैं। ये सारे मूल्य विकसित कर रहे हैं। मानवतावाद के तत्व, मनुष्य श्रेष्ठ है। मानवतावाद के अंतर्गत क्या होता है कि मनुष्य श्रेष्ठ होता है, मनुष्य साध्य है, इसको साधन नहीं बनाया सकता है। ठीक है ना, मनुष्य साध्य है, इसको साधन नहीं बनाया सकता। मतलब क्या हुआ कि राज्य मनुष्य के कल्याण के लिए है। राज्य जो राज्य की व्यवस्था बनाई गई है मनुष्य के कल्याण के लिए है, मनुष्य राज्य के लिए नहीं बना है।
नहीं बना है कि अपनी कुर्बानी दे, राज्य को मनुष्य हित में सोचना होगा। ऐसा इन्होंने मानवतावाद के अंतर्गत, मानवतावाद के मूल्य विकसित हुए और मानवतावाद के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती है। उसके बाद देखते हैं कि लोकतंत्र की मांग बढ़ने लगी। अब स्वतंत्रता, मानवतावाद, ये सारी भौतिक परिस्थितियाँ इतनी ज़्यादा प्रबल होती जा रही थी कि लोकतंत्र की मांग बढ़ने लगी थी। इसके अलावा देखेंगे कि धार्मिक जकड़न कम हो रहे थे। सामाजिक सुधार आंदोलनों के प्रभाव के रूप में हम देखेंगे कि धार्मिक जकड़न कमज़ोर होने लगे थे। इससे क्या हुआ कि हम लोग धर्मनिरपेक्ष तो नहीं हो गए, मतलब धर्मनिरपेक्ष तो नहीं हुए, लेकिन धार्मिक संकीर्णताओं से मुक्त होने लगे थे। इसके अंतर्गत ब्राह्मणवाद, पुरोहितवाद कमज़ोर पड़ने लगा था, कर्मकांड कम हो गए, वैज्ञानिक चेतना से अंधविश्वास कमज़ोर पड़ने लगा था और विज्ञान को महत्व दिया जाने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि हमारे समाज में अलग अलग वर्ग थे, अलग अलग धर्म के लोग थे, उनमें धार्मिक चेतना के आधार पर समानता आई। जो भी धार्मिक चेतना थी उसके उनमें समानता आई, धार्मिक चेतना के आधार पर उनमें समानता आई कि ईश्वर एक है। ठीक है, ये रहा धार्मिक जकड़न। आगे देखते हैं सामाजिक उत्थान क्या हुआ। सामाजिक उत्थान की बात करें तो सामाजिक सुधार आंदोलन के दौरान सामाजिक उत्थान भी हुए हैं। तो देखते हैं किस तरह में हुए हैं। वैचारिक स्तर पर यह आंदोलन चल ही रहा था, लेकिन इसके अलावा एक्शन ओरिएंटेड काम भी हो रहे थे। इसने जबरदस्त तरीके से भारतीय समाज पर प्रभाव डाला। एक्शन ओरिएंटेड काम ने जबरदस्त तरीके से भारतीय समाज पर प्रभाव डाला। अस्पृश्य और दलित की अस्मिता को इसने स्वीकार करना शुरू कर दिया। भारतीय समाज ने अस्पृश्य और दलितों की अस्मिता को स्वीकार करना शुरू कर दिया, इनको पहचान देना शुरू कर दिया। ये इनको मनुष्य के रूप में स्वीकार करने लगे, पहचान देने लगे। इनके भी समान अधिकार हैं, यानी कि दलितों और अस्पृश्य लोगों के भी अन्य लोगों की तरह समान अधिकार हैं, जिसके अंतर्गत इनको मंदिरों में प्रवेश दिया जाएगा, कुओं से आसानी से ये पानी भर पाएंगे। ये प्रभाव रहा सामाजिक सुधार आंदोलन का। उसके अलावा दलितों के अंदर आत्मविश्वास पैदा तो किया, उच्च वर्ग के अंदर जो समझ पैदा किया, ये आंदोलन पर उतर आए हैं। ठीक है ना, दलितों के अंदर आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा पैदा किया और उच्च वर्ग के अंदर भी ये बातें उच्च वर्गों को भी ये बातें समझ में आ गई कि ये आंदोलन पर उतर आए हैं, तो मजबूरी में ही सही उनको स्वीकार करने का और कोई विकल्प नहीं था। ठीक है ना। इसके अलावा ब्रिटिश सत्ता कहीं ना कहीं इनके साथ भी थी, इन अस्पृश्य और दलितों के साथ भी थी। अस्पृश्य और दलितों को आगे लाने के किस तरह से दो नेता अम्बेडकर और गांधी जी ने अपना योगदान दिया, हम लोग आगे चलकर और देखेंगे कि जब हमारा राष्ट्रीय आंदोलन होता है तो अम्बेडकर और गांधी जी ने बहुत सारा कदम उठाया इन अस्पृश्य और दलित लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। उसके बाद मुख्य धारा में इनको लाने के लिए सारे अधिकार यानी मानवीय अधिकार इनको मुख्य धारा में लाने के लिए और इनको सारे मानवीय अधिकार दिलाने के लिए भारतीय समाज से भारतीय कानून के तहत हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का लक्ष्य बनाया गया। ठीक है ना, कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के लक्ष्यों में शामिल किया गया कि इनको सारे मानवीय अधिकार दिया जाए और इनको मुख्य धारा में लाया जाए। गांधी जी के आने के बाद स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दो समानांतर रेखाएं चलती है, जिसमें पहला होता है पॉलिटिकल मूवमेंट, जिसमें राजनीतिक आंदोलन होता है, तथा दूसरा कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट यानी कि रचनात्मक आंदोलन होता है, जो कि सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत ही आता है। और इसके अलावा देखेंगे कि अस्पृश्य के उद्धार या उत्थान की बात हमारे समाज में रचनात्मक तरीके से की जाने लगी। समाज के रचनात्मक हिस्सों का ये अंग बन गया, जिसके लिए आंदोलन का ये महत्वपूर्ण हिस्सा रहा समाज में रचनात्मक कार्य, जिसमें के अंतर्गत हम आगे चल के देखेंगे कि गांधी जी हरिजनों की बस्ती में रहते थे और अपने अखबार का नाम भी हरिजन इन्होंने रखा। बहुत सारा हुआ, हम लोग जब राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे उस दौरान इन सब चीज़ों को और डिटेल चर्चा करेंगे। तो हम लोग देखिए कि ये सामाजिक सुधार आंदोलन के दौरान सामाजिक उत्थान किया गया, जिसमें दलित और अस्पृश्य लोगों के उत्थान को इनको मुख्य धारा में लाने के लिए, इनको मानवीय अधिकार दिलाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया। और यही पृष्ठभूमि आगे चल के राष्ट्रीय आंदोलन में ये दलितों की पृष्ठभूमि बनती है, जो कि गांधी जी और अम्बेडकर जी के माध्यम से इन दलितों का उद्धार की बात कही जा रही थी। ठीक है ना, आगे चल के देखेंगे इन चीज़ों को। सामाजिक सुधार आंदोलन ने नारी और अस्पृश्य से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया, नारी और अस्पृश्य मुक्ति की शुरुआत की।
देखते हैं कि कैसे सबसे पहले नारियों की मुक्ति की शुरुआत की। इस समय हमारे समाज में पर्दा प्रथा थी, लेकिन पर्दा प्रथा इस आंदोलन के बाद धीरे धीरे ख़त्म होने लगी थी। नारियाँ शिक्षित होने लगी थी। एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जो भोपाल की बेगम थी, उन्होंने 1850 और 60 के दौरान नारियों के लिए एक स्कूल कॉलेज खोले हुए थे। उसके बाद देखें कि बाल विवाह और विधवा विवाह के लिए कानून बनाए गए, लेकिन इनमें थोड़ी कम सफलता मिली। लेकिन सती प्रथा के लिए जो कानून बनाया गया था उसमें सफलता अधिक मिली थी। इससे क्या हुआ कि आगे चल के जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे उसमें नारियों की भागीदारी में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिला। खास करके 1905 के बाद जो भी स्वतंत्रता आंदोलन हुए उसमें नारियों की भागीदारी बढ़ चढ़ के थी, यानी कि नारी आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग ले रही थी। आंदोलन में बहिष्कार करने में, विदेशी वस्तुओं को होली जलाने में, शराब के दुकानों के सामने धारणा देने में और इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बनने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उसके अलावा देखेंगे कि इस दौरान जो सामाजिक सुधार आंदोलन हुए थे, इस वजह से क्या हुआ कि जो दबी कुचली हुई नारी थी एक साथ आत्मविश्वास से लवरेज होकर हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में उपस्थित हुई। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के जो भी मंच थे वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यह एक क्रांतिकारी बदलाव था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि जाति व्यवस्था बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ने लगी थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान भौतिक व्यवस्था का भी था, जिसमें नगरों का विकास होना और उद्योगों में काम करना। इससे क्या हुआ कि जो जाति व्यवस्था थी वो खंडित होने लगी थी। उसके बाद अंतर्जातीय विवाह होने लगे थे। पढ़ा लिखा वर्ग जाति को स्वीकार नहीं कर रहा था। जाति व्यवस्था के बंधन काफ़ी ढीले पड़ने लगे थे। इससे राष्ट्रीय एकीकरण का मार्ग प्रशस्त होने लगा था। इन आंदोलनों के कारण जबरदस्त किस्म का लोगों में आत्मविश्वास और स्वाभिमान पैदा हुआ, क्योंकि अंग्रेज हमें लगातार कहते थे कि भारतीय असभ्य असंस्कृत है, इन्हें कुछ नहीं आता है। हम इन लोगों को सभ्य बनाने आए हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमें बहुत सारा सभ्यता का गुण दिया है। हमारे अंदर सभ्य हैं, हम सुसंस्कृत हैं। हम इन लोगों को संस्कृत बनाए हैं, सुसंस्कृत बनाने आए हैं। असभ्य हैं, इनको सभ्य बनाने आए हैं, जिसे हम लोग व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी कहते हैं। तो ये रही नारी मुक्ति और अस्पृश्य वर्गों की मुक्ति की शुरुआत इस सामाजिक सुधार आंदोलनों के वजह से हुआ था। परंतु सामाजिक सुधार आंदोलन ने हमारी महान संस्कृति और हमारी हमारे सामाजिक सुधार आंदोलन ने हमारी महान संस्कृति और हमारी जो महान संस्कृति थी, जो बहुत ज़्यादा विकसित और तार्किक थी, उसको अंग्रेज़ों ने स्वीकार किया। यानी कि इस आंदोलन ने हमारी महान संस्कृति कितनी विकसित एवं तार्किक रही है, उसी सुर में अंग्रेज़ों ने इसे स्वीकार किया कि नहीं, भारतीय जो पुरानी संस्कृति थी बहुत ज़्यादा विकसित एवं तार्किक थी। इससे भारतीयों में एक स्वाभिमान की भावना पैदा हुई। इसी स्वाभिमान की भावना पैदा करने में सबसे बड़ा योगदान स्वामी विवेकानंद को था। इससे हमारे आत्मविश्वास और स्वाभिमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ा करने में बहुत ज़्यादा मदद मिला लोगों को। यानी कि इसी आत्मविश्वास और स्वाभिमान ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़ा किया था। इसके बाद देखते हैं 1885 के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की भूमिका जो तैयार हुई थी वो हमारे सामाजिक आंदोलन ने ही तैयार किया था। हमारे जो सामाजिक आंदोलन हुए थे उसने 1885 के बाद जो भी स्वतंत्रता आंदोलन हुए उसकी भूमिका तैयार की थी। इसके लिए हम देखते हैं कि पूरा का पूरा देश एक साथ खड़ा होता है। उसके पीछे एक ही कारण था, सामाजिक सुधार आंदोलन। यानी कि ये कौन सी ऐसी चीज़ है जो एक साथ हमें खड़ी की, तो उसको हम देखते हैं तो वो था सामाजिक सुधार आंदोलन। उसके बाद देखते हैं 1830 से 85 के बीच 50 वर्षों में आंदोलन ने भारतीय चेतना को कहीं ना कहीं एक बना दिया था। भारतीय चेतना का सांस्कृतिक एकीकरण हो गया था इस आंदोलन की मदद से। उसके बाद देखते हैं कि भारतीय संस्कृति उभरी, ना कि इस्लाम, हिंदू, सिख संस्कृति जो भी थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी और कुल मिलाकर कहें तो भारतीय संस्कृति का उभार हो रहा था। आधुनिक चेतना से आधुनिक बोध भी आ गया था। इससे जबरदस्त किस्म का आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी, जिसमें सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर काम हो रहे थे, किंतु राजनीतिक स्तर पर अभी काम शुरू ही हुआ था। आगे चलकर और तेज़ी से इसमें वृद्धि होगी। तो कुल मिलाकर कहें तो सामाजिक सुधार आंदोलन के सकारात्मक प्रभावों के मुख्य बिंदुओं को देखें तो उसमें था सती प्रथा पर रोक, नारी शिक्षा को बढ़ावा देना, आधुनिक चेतना का जागरण करना, सामाजिक सांस्कृतिक एकता होना, समानता का भाव पैदा होना। ठीक है ना। तो ये रहा अपना सकारात्मक प्रभाव। अब थोड़ा सा सामाजिक आंदोलन के नकारात्मक प्रभावों पर नज़र दौड़ाते हैं।
सामाजिक सुधार आंदोलन के नकारात्मक प्रभाव को देखें तो हम अतीत का गुणगान करने लगे ताकि हम लोगों के अंदर आत्मविश्वास पैदा कर सकें। कहा गया कि अंग्रेज़ तुमको जैसा कहते हैं वैसा तुम नहीं थे, तुम अतीत में बहुत महान थे, अंग्रेज़ों ने आकर सब कुछ कबाड़ा कर दिया, ऐसा कहा जाने लगा। अतीत के गुणगान में हम लोग क्या करने लगे कि इस वजह से क्या हुआ कि अतीत का गुणगान करने लगे। इस वजह से अतीत के गुणगान होने से आधुनिक चेतना में रोड़ा पड़ने लगी। जो अतीत के गुणगान में आधुनिक चेतना ने रोड़ा पैदा की। जितने विस्तार से, जितनी गहराई से आधुनिक चेतना विकसित होनी थी वो तेज़ी से विकसित नहीं हो पाई, उतनी तेज़ी से विकसित नहीं हो पाई। इसी समय हमारे समाज में दो वर्ग थे, रूढ़िवादी वर्ग और प्रगतिशील वर्ग। प्रगतिशील वर्ग अतीत का गुणगान करने लगा, अतीत का बात करने लगा, तो कहीं ना कहीं यह वर्ग रूढ़िवादियों के समर्थन में खड़ा हो गया था। एक और आधुनिक चेतना विकसित हो रही थी तो एक और कट्टरता भी विकसित हो रही थी। यह एक विरोधाभास की स्थिति थी, उस समाज में थी, ठीक है ना। तो इससे हमारी चेतना में भी ये विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई। हम इस अतीत में मध्यकाल को खारिज कर दिए, वेद पुराण, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक की बात की, हमने अकबर की बात नहीं की। इससे मुस्लिम समाज भौचक्का रह गया। क्या हम सांस्कृतिक धरोहर के हिस्से नहीं हैं? उदारवादी विचारों के विवेकानंद ने भी यही गलती की थी। ये पश्चिमी भी मूल्यों को समर्थन किए परंतु मध्यकालीन मूल्यों से बल्च कर निकल गए। इससे मुस्लिम समुदाय में संदेह की चेतना जागृत हुई थी। इस वजह से मुस्लिम समुदाय अपना अतीत पश्चिम एशिया में ढूंढने लगा जहाँ से ये मूलतः आए हुए थे। लेकिन क्या हुआ कि पश्चिम एशिया के मूल उतने उदार नहीं थे जितने भारत के थे। इस तरह अनजाने में ही सामाजिक खाई पैदा हो गई। खाई पतली थी किंतु अंग्रेज़ों ने इसका लाभ उठाकर उस खाई को बड़ा कर दिया, यानी कि हिंदू मुस्लिम की खाई बड़ी हो गई। ये खाई हिंदू मुस्लिम सिख पारसी ईसाई सब में थी, जरूर थी, हेयर लाइन के बराबर ही थी, माने कि बार के पतले जितना बार होता है उतने बराबर थी, लेकिन अंतर तो ज़रूर था। लेकिन ये चीज़ आगे चल के अभी भी बनी रही है, ठीक है ना। इस सामाजिक आंदोलनों ने अनजाने अनचाहे रूप में सांप्रदायिकता के बीज बो दिए थे। बाद में अंग्रेज़ों के सहयोग से ये खूब फली और फूली। अंततः द्विराष्ट्र का सिद्धांत के रूप में हमारे सामने आता है, जिसमें पाकिस्तान और भारत में डिवीज़न हो जाता है। लोकमान्य तिलक लोगों में राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन का संदेश देने के लिए गणेश एवं शिवाजी का उत्सव मनाते हैं। गणेश जी हिंदू देवता के प्रतीक होते हैं, वहीं पर शिवाजी महान कहलाए, क्योंकि शिवाजी उत्सव मनाने के लिए शिवाजी उत्सव मनाया गया। शिवाजी को महान कहा गया क्योंकि इन्होंने मुस्लिमों का मुकाबला किया था, और जो मुस्लिमों का मुकाबला करेगा वो राष्ट्रभक्त कहलाएगा। फिर से यहाँ मुस्लिमों में संदेह पैदा होगा, क्योंकि जो किसी खास धर्म के नायक एवं प्रतीकों को लिया गया है उससे भी मुस्लिम समुदाय मुख्य धारा से अलग होने लगा। सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिमों को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने से न लेने को कहा। इसे हिंदुओं के लिए छोड़ दो, कहा कि हिंदुओं के लिए छोड़ दो स्वतंत्रता आंदोलन। सभा करना, पत्रिका के माध्यम से अपनी बातें पहुंचाना इतनी ज़्यादा प्रमुख हो गई कि हमारी सांस्कृतिक, साहित्य, कला के तत्व उपेक्षित होने लगे। इस काल में, स्थापत्य काल में कोई विशेष विकास नहीं हो पाया था। इसके अलावा संगीत कला, मूर्ति कला, चित्रकला का से इन आंदोलनों में सहारा नहीं लिया गया तथा प्रौद्योगिकी विकास की उपेक्षा की गई। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें होने के बाद रूढ़िवादी और प्रगतिशील वर्ग, दो वर्ग था हमारे समाज में, उन दोनों में टकराव उत्पन्न हुआ, जिससे और भी स्थिति कमज़ोर होती चली गई और भी चीज़ें वर्स्ट होती चली गई। अब देखते हैं सामाजिक सुधार आंदोलनों की लिमिटेशंस क्या है। सीमाओं की बात करें तो भारतीयों के हाथ में संचार, रेल और धन की सुविधा का अभाव था। इस कारण ये आंदोलन दो तीन वर्गों तक ही सीमित रह गया, जिसमें शहरों तक सीमित रहेगा। शिक्षित आंदोलन बनकर रह गया। मध्यम वर्ग तक बात तो पहुंची, लेकिन निम्न वर्ग अछूता रह गया। इस तरह हम देखते हैं कि निम्न वर्ग बहुत बड़ा तबका था, बहुत बड़े तबके तक सामाजिक आंदोलन पहुंच नहीं पाया था, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं कि समाज में बहुत ज़्यादा ढांचागत परिवर्तन नहीं आ सका। इसका मूल मकसद चेतना में परिवर्तन लाना था। शहरों और शिक्षित वर्ग तक ये सीमित जाकर रह गया। संचार के माध्यम नहीं थे, परिवहन के कम साधन थे, सामाजिक ढांचों में उतना ज़्यादा सुधार नहीं ला पाया, क्योंकि इसका मूल मकसद चेतना में परिवर्तन लाना था। इन सीमाओं को तोड़ पाना आसान नहीं था। इसके अलावा देखते हैं कि
क्योंकि इन सीमाओं को तोड़ पाना आसान नहीं था, क्योंकि परिवहन का अभाव था, गांव तक ही संगठन नहीं था, 10% लोग ही शिक्षित थे, इन्हीं तक आंदोलन सीमित रहा। लेकिन इससे अच्छी और ज़बरदस्त शुरुआत हो चुकी थी, चाहे वो सांस्कृतिक हो चाहे यह राजनीतिक हो। इस तरह हमारा सामाजिक सुधार आंदोलन था वो ख़त्म हो गया। इसको हम लोगों ने 4 पार्ट में बांट कर देखा था और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे अच्छे से करिएगा, ठीक है। कल से हम लोग राष्ट्रवादी चेतना का जो उभार होता है उसके उत्तरदायी कारकों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल देखते हैं। आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।